आज हम स्टडी करते हैं जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। और एनिमल टिश्यू के स्टडी करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था प्लांट टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने उसके टाइप्स पढ़े और उसके फंक्शन पढ़े। आज हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे जंतु उत्तक। जो जंतु उत्तक है एनिमल टिश्यू हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उसका वर्क है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे अगर जंतु उत्तक की बात करते हैं तो जो जंतु उत्तक होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जंतुओं में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो उत्तक जंतुओं में पाए जाते हैं वे उत्तक क्या कहलाते हैं, जंतु उत्तक कहलाते हैं। और जो जंतु उत्तक होता है ये जंतुओं में विशेष प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करते हैं, उसके आधार पर उनका नाम भी है। जैसे अगर उसके फंक्शन के आधार पर देखा जाए, उनके कार्यों के आधार पर देखा जाए तो जो जंतु उत्तक है ये 4 टाइप्स के हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एक है एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम कह रहे हैं उपकला उत्तक, है ना। दूसरा अगर देखें इसमें तो ये है संयोजी उत्तक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद तीसरा है इसमें पेशी उत्तक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जो मसल्स में होता है। और उसके बाद चौथा है तंत्रिका उत्तक जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहला पार्ट देखते हैं इसका जो उपकला उत्तक है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर उपकला उत्तक है, जो उपकला उत्तक है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, है ना। क्या है ये, एपिथेलियल टिश्यू है। और ये करता क्या है, ये शरीर के खुले सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो भी हमारे शरीर के खुले सतह हैं उसके आवरण का निर्माण करता है ना, उसके कवर का निर्माण करता है, यानी उसको कवर करके उसके प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है ये एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। उसके अतिरिक्त अगर बात करें इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ का, जैसे हमारी जो आहार नाल है उसका जो आवरण है वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। यहाँ तक कि जो त्वचा है हमारी वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। श्वसन नली, यहाँ तक कि जो ग्रंथियाँ की जो कवरिंग होती है, अंडवाहिनी होती है और जो वृक्क नलिका होती है, ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं उपकला उत्तक के यानी एपिथेलियल टिश्यू के। दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं जिसमें है संयोजी उत्तक जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जो संयोजी उत्तक है ये टाइप है जंतु उत्तक का। और ये जो जंतु उत्तक है संयोजी उत्तक ये क्या करता है कि शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है ना। ये शरीर के क्या करता है, विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें हिस्टामिन स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हिस्टामिन का स्रावित करती हैं। इसके अतिरिक्त जो संयोजी उत्तक होता है ये मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक, तो इन चारों में से सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है, यानी संयोजी उत्तक को होती है, सबसे अधिक हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे जो हमारा लिम्फ होता है या फाइबर होते हैं, तो लिम्फ और फाइबर में सबसे अधिक जो इसकी मात्रा होती है संयोजी उत्तक की होती है। लेकिन जो संयोजी उत्तक है ये 4 टाइप्स के हो जाते हैं, जिसमें एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एरियोलर संयोजी उत्तक किसे कहेंगे। दूसरा है कंकाल संयोजी उत्तक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तीसरा है वसी उत्तक यानी जिसको हम एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और जो चौथा है तरल संयोजी उत्तक जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये 4 टाइप हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, जिसे हम पढ़ रहे हैं। और हम फर्स्ट स्टडी करते हैं इसमें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं जो संयोजी उत्तक है, इस संयोजी उत्तक का जो पहला टाइप है जिसे हम बोल रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये 2 टाइप्स का होता है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक होता है कंडरा या जिसे हम टेंडांस बोलते हैं, और दूसरा होता है स्नायु यानी जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, है ना। कंडरा और स्नायु जिसे टेंडान और लिगामेंट्स कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। अगर बात करें हम टेंडान की बात करें तो जो टेंडान होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं और वे श्वेत तंतुओं से बने होते हैं,
श्वेत तंतु जिसे हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर, तो जो व्हाइट फाइबर होते हैं उनसे ये बनते हैं, कंडरा यानी टेंडान का निर्माण होता है। लेकिन जो श्वेत तंतु होते हैं ना, जो व्हाइट तंतु है, फाइबर है, ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। इनका निर्माण जो होता है कोलेजन प्रोटीन से होता है। साथ ही साथ जो टेंडान होता है ये बोन को मसल से जोड़ती है ना। जो बोन होता है वो मसल से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो टेंडान होता है, यानी कंडरा होता है, जिससे जुड़ी होती है। बात करें इसमें लिगामेंट्स की, तो जो लिगामेंट्स है, स्नायु है, ये दूसरा टाइप से कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रत्यास्थ और लचीली होते हैं, काफ़ी प्रत्यास्थ होते हैं, काफ़ी लचीली इसमें होती हैं ये। लेकिन इनका जो निर्माण होता है ना, ये पीले तंतुओं से होता है, एलो जो फाइबर होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये जो एलो फाइबर होते हैं इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। लेकिन जो ये लिगामेंट्स होते हैं यानी स्नायु जो है, ये बोन को बोन से जोड़ती है, यानी बोन एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो वो होता है लिगामेंट्स होता है, यानी स्नायु होता है जिससे बोन एक दूसरे से जुड़ती हैं। और जो मसल्स और बोन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो क्या होता है, टेंडान्स होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं, और लिगामेंट्स, सॉरी टेंडान होता है जिसे हम कंडरा कहते हैं, यानी कंडरा से बोन मसल से जुड़ी होती है। और जो लिगामेंट्स होता है यानी स्नायु होता है, इससे बोन टू बोन अटैचमेंट होता है। अब इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक का। कंकाल संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इससे जान ही रहे हैं कि क्या बनेगा, इस स्केलेटल यानी कंकाल तंत्र यानी जो बोन होता है ना, उसका निर्माण इससे होता है। जैसे अगर बात करें, जो बोन्स होती हैं ये ओस्टियोसाइट्स नामक सेल से निर्मित होती हैं, है ना। बोन्स को निर्मित करने वाली जो सेल हैं वो ओस्टियोसाइट्स होती हैं। और जो बोन्स का जो आवरण होता है ना, बोन की जो कवरिंग होती है, वो पेरिओस्टियम का होता है, उसे पेरिओस्टियम कहते हैं, जो बोन की एक कवरिंग होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बोन होता है ना, बोन के बीच में अगर देखा जाए तो छिद्रयुक्त भाग होता है ना। इसके अंदर एक खोखला भाग होता है बोन के अंदर। तो जो बोन के अंदर जो खोखला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। और इस खोखले भाग से अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल्स और नर्व जो होती हैं इससे क्रॉस होकर जाती हैं, है ना। जो ब्लड वेसल्स और नर्व होती हैं इससे प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज, हड्डियां जो होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो ईओसिन नामक प्रोटीन से निर्मित होती हैं। साथ ही साथ कैल्शियम फास्फेट से भी बनी होती है, यानी इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है और फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होती हैं बोन्स और ईओसिन प्रोटीन से। इसके अतिरिक्त हड्डियों में उपस्थित जो खोखला भाग होता है, अभी मैंने बताया, उसे हम क्या कहते हैं, हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। इस खोखले भाग को हम कहते हैं। और इसमें बोन मैरो होता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहेंगे, है ना। क्या होता है इसके अंदर, बोन मैरो होता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मैरो, वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है एलो बोन मैरो, दूसरा होता है रेड बोन मैरो। जो एलो बोन मैरो है ये WBC बनता है इससे, और नवजात शिशुओं में कम होता है ना। नवजात शिशुओं में WBC का निर्माण कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो WBC का निर्माण होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके अतिरिक्त जो रेड बोन मैरो है ये RBC और प्लेटलेट्स बनती है ना। इससे RBC और प्लेटलेट्स बनती है। फीटस के अंदर जो RBC का निर्माण होता है वो लीवर में होता है ना। जब फीटस होता है ना, बच्चा होता है माँ के अंदर, तो उसके अंदर जो RBC या प्लेटलेट्स का निर्माण होते हैं वो लीवर के अंदर होते हैं, लीवर से बनते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, कंकाल संयोजी ऊतक है जिसे हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो बोन्स का निर्माण करता है। इसी में हम ये भी देखते हैं कि जो उपास्थियां होती हैं, जैसे कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं उपास्थि को, इनका भी निर्माण जो होता है कॉन्ड्रियोसाइट से होता है। कॉन्ड्रियोसाइट जो सेल होती हैं उनसे निर्मित होती हैं ये उपास्थियां, कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं। और इनका जो बाहरी आवरण होता है ना वो पेरिकार्डियम होता है, इसके आवरण को बोलेंगे। साथ ही साथ ये कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बनती है उपास्थि। और जो उपास्थियां होती हैं इनके अंदर जो छिद्र होता है, जो है ना, जो बीच में खोखला भाग होता है वो नहीं पाया जाता है उपास्थियों के अंदर। तो उपास्थियों के अंदर जो खोखला भाग होता है वो न मिलने के कारण इसमें से ब्लड वेसल्स या जो नर्व होती हैं वो क्रॉस नहीं करती हैं, उनका प्रसार नहीं होता है।
जिसके कारण इसे काटने पर दर्द भी नहीं होता है उतना, है ना। तो जैसे नाक का जो अग्रभाग होता है और कान का जो बाहरी भाग है, वायुनाल है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है उपास्थि के, है ना, जिसे हम उपास्थि कहते हैं, कॉटिलेज कहते हैं, जो कॉन्ड्रियोसाइट से और कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से निर्मित होती हैं। संयोजी उत्तक का दूसरा टाइप्स हम देखते हैं, वो है तीसरा वसी संयोजी उत्तक, जिसे हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी उत्तक का तीसरा टाइप्स है। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये शरीर को उष्मा प्रोवाइड करता है ना, उष्मा देता है, इससे काफ़ी गर्मी महसूस होती है, जिसमें ये दो टाइप का होता है। एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, है ना। जिसमें अगर व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। साथ ही साथ जो एलो बोन मैरो होता है उसके चारों तरफ भी पाया जाता है, एलो बोन मैरो के चारों तरफ। और ये इसकी जो वसा की बूंदें होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, यानी बड़ी बड़ी वसा की बूंदें इसमें पाई जाती हैं, जिससे हमको हीट यानी उष्मा का अनुभव होता है। लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है इसमें जो वसा की जो बूंदें होती हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक पाया जाता है, मैक्सिमम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होने के कारण, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये बच्चों में अधिक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जनरली ऊर्जा का निर्माण करेगी, जिससे बच्चों के अंदर काफ़ी अधिक उष्मा का अनुभव होता है, जिससे उन्हें ठंड का अनुभव नहीं होता है। ठंडे के मौसम में आप देखे ही होंगे। संयोजी उत्तक का जो चौथा टाइप्स है वो तरल संयोजी उत्तक है, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, ना फ्लूइड अवस्था में रहता है, इसलिए फ्लूइड अवस्था में रहने के कारण इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है या तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ये दो टाइप्स के, जैसे एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। जो ब्लड होता है इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। पता ही है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जो आरबीसी है ये क्या करता है, हमारे अंदर पूरे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई करता है। जैसे कोशिकाओं से CO2 को ले आता है, लंग्स तक छोड़ता है और लंग्स में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको पहुंचाता है कोशिकाओं तक, ये आरबीसी। और आरबीसी के वजह से ही जो ब्लड होता है हमारा कैसा होता है, रेड होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। और लिम्फ जो होता है इसमें आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी न होने के कारण ये जो लिम्फ होता है वो रेड नहीं होता है ना। ये इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है, लिम्फ के अंदर ज़्यादा पाई जाती है और ये एक इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, तरल संयोजी उत्तक हैं। नेक्स्ट तीसरा जो पोर्शन है जंतु उत्तक का, जिसमें हम पढ़ते हैं पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो होता है मसल्स का निर्माण करेगी। और जो मस्कुलर टिश्यू होता है ना पेशी उत्तक, ये मायोसाइट्स से बने होते हैं ना। किससे बने होते हैं, मायोसाइट्स नामक सेल से ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब जो ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है अरेखित या अनैच्छिक या चिकनी पेशी, दूसरा होता है रेखित या ऐच्छिक या कंकाली पेशी, और तीसरा है हृत पेशियाँ जिसको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब बात करें अरेखित पेशियों की या अनैच्छिक या चिकनी पेशियों की, तो जो अरेखित होती हैं यानी इनके ऊपर कोई भी धारियाँ नहीं पाई जाती है, कोई भी स्ट्रिप्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अनैच्छिक होती हैं यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं काम करती है, अपने आप कार्य करती रहती हैं, है ना। इनवॉलंटरी मसल से ये स्मूथ भी होती हैं, चिकनी भी होती हैं, इसलिए इसका नाम चिकनी पेशी है। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करती है, इसलिए इसे हम अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इस पर अरेखित पेशी कहते हैं, इसमें मतलब जो धारियाँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, जैसे फूड पाइप हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, इसके एग्जाम्पल है। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी या कंकाली पेशी ये स्ट्रिप्टेड होती है, वॉलंटरी होती है, यानी इच्छिक होती है, हमारी इच्छा अकॉर्डिंग कार्य करती है। जैसे हाथ पाँव की जो पेशियाँ हो गई, चेहरे की जो पेशियाँ होंगी, ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती है। हृत पेशियाँ है तीसरी, जिसको हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है ये रेखित और अरेखित दोनों पेशियों से निर्मित होती हैं। जैसे हृदय की जो मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो कार्डियक मसल है यानी हृदय पेशियाँ हैं,
तो इस तरीके से ये मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, अरेखित, रेखित और हृत पेशियाँ। अरेखित में स्ट्रिप्ट होते हैं, धारियाँ जो होती हैं वो नहीं होती हैं, रेखित में धारियाँ पाई जाती हैं और हृत पेशियों में दोनों ही पाई जाती हैं, रेखित और अरेखित पेशियाँ। जंतु उत्तक का चौथा पार्ट हम पढ़ते हैं जिसमें है तंत्रिका उत्तक, जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नर्वस टिश्यू ये है, जिसमें एक न्यूरॉन है, नर्व सेल। जो नर्वस टिश्यू होता है ना, तंत्रिका जो उत्तक होता है, इसका जो निर्माण होता है न्यूरॉन से होता है, यानी नर्व सेल से इसका निर्माण होता है तंत्रिका उत्तक का, जिसका मुख्य भाग साइटॉन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सेल है, ये पार्ट है इसका, इसको हम सेल बॉडी कह रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटॉन कहते हैं। सेल बॉडी यानी जिसका क्या नाम है, साइटॉन, है ना। ये साइटॉन है, सेल बॉडी है, और जिसका मुख्य भाग होता है नर्व सेल का। ये जो होता है साइटॉन, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक भी होता है, तो केंद्रक युक्त होता है ये साइटॉन। दूसरी चीज जो साइटॉन होता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेनुल्स होते हैं, जिसे हम नीसिल्स ग्रेनुल्स कहते हैं। जैसे देख रहे हैं दानेदार टाइप का दिखाया गया है इसमें, तो बहुत सारे इसके अंदर नीसिल्स ग्रेनुल्स होते हैं, जिसका जो कलर होता है ना वो ग्रे कलर का होता है ना। इसके अंदर क्या है, नेसिल्स ग्रेनुल्स जो ग्रे कलर के होते हैं। साइटॉन के जो नीचे वाला भाग ऐसे आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं ये, और जो नीचे आ रहा है और ब्लू कलर का, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। लेकिन वाकई में ये सफ़ेद रंग का होता है ना। जो एक्सॉन होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, जो साइटॉन के नीचे आ रहा है। और साइटॉन के चारों तरफ डेंड्राइट्स होते हैं, आप देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है, ये विभाजित होकर क्या बनाते हैं, डेंड्राइट्स बनाते हैं, जिससे नर्व इम्पल्स क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और एक्सॉन के आधार पर देख रहे हैं ये कवरिंग पाई जा रही है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। इसके चारों तरफ है कवरिंग शीथ है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के बीच का जो स्थान है आप देख रहे हैं, इस बीच के स्थान को नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बीच का स्थान है इसके माइलिन शीथ, 2 माइलिन शीथ के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। ये जो है एक्सॉन का जो टर्मिनल है, जिसमें सिनेप्स है, जिसके थ्रू जो भी इम्पल्स होते हैं उसका ट्रांसमिशन होता है एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल तक। जो ये नर्व सेल है हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में मिलता है, और ये क्या करता है कि जो भी इम्पल्स होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट इसका वेग होता है, यानी बहुत तेज गति से ये मैसेज को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में फैला होता है चारों तरफ, और जो फैलकर एक नेटवर्क टाइप बना लेता है, जिसे कहीं भी टच करने पर हमको पता चल जाता है कि कोई टच कर रहा है। क्योंकि ये किसके थ्रू पता चलता है, नर्व सेल के थ्रू पता चलता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू पता चलता है। तो इस तरीके से ये आज हम फिनिश्ड किए जंतु उत्तक यानी उत्तक का पूरा पोर्शन। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।